तो सोचिए, एक महान कवि अपनी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी कविता लिख रहा है, लेकिन उसे पूरा करने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। यही कहानी है पर्सी बिश शेली और उनकी कविता द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ की। यह एक ऐसी शानदार रहस्यमय रचना है जो एक सवाल पे आके बस रुक जाती है। तो आज चलिए हम उसी अधूरे सफर में गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि शेली हमें क्या बताना चाहते थे। कविता की शुरुआत आपको धीरे धीरे अंदर नहीं लाती, नहीं, ये आपको सीधा एक गहरे अनुभव में धकेल देती है। हम देखते हैं कि कवि यानी खुद शेली एक सुबह शांति से बैठे हैं और तभी बूम, उनके दिमाग पर एक जबरदस्त दर्शन छा जाता है। और सुनिए, ये कोई मामूली सपना नहीं है, ये कुछ और ही है, एक ऐसी समाधि जैसी हालत जो सच से भी ज्यादा सच्ची लगती है। ठीक है, तो चलिए अब इस दर्शन के पहले हिस्से में कदम रखते हैं। देखते हैं कि कवि की आंखों के सामने आखिर ये कैसा अजीब और सच कहूं तो थोड़ा डरावना जुलूस निकल रहा है। अब जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। एक बहुत बड़ा रथ है जिसे जीवन का रथ कहा गया है, और वो बिना रुके बेरहमी से आगे बढ़ता जा रहा है। और उससे जो रोशनी निकल रही है वो गर्म नहीं है, वो एक बर्फीली ठंडी चमक है, इतनी तेज कि सूरज की रोशनी भी उसके आगे फीकी पड़ जाए। आपको तुरंत एहसास हो जाता है ये किसी जीत का जश्न नहीं है, ये कुछ बहुत ज्यादा भयानक है। तो सवाल यह है कि इस जुलूस में आखिर हैं कौन? खैर, सबसे पहले तो एक जंगली नाचती गाती भीड़ है। जवान लोग हैं जो बस आंखें बंद करके आगे भागे जा रहे हैं और बूढ़े लोग उनके पीछे लड़खड़ा रहे हैं। पर असली चौंकाने वाली बात अब आती है। आपको इतिहास के बड़े बड़े नाम दिखते हैं, राजा, दार्शनिक, बड़े बड़े नायक, और वो सब जंजीरों में जकड़े हुए हैं, कैदी हैं। और इस पूरे रथ को चला कौन रहा है? बस एक परछाई, एक ऐसा वजूद जिसका कोई चेहरा ही नहीं है। ये सब देखकर जाहिर है कवि के मन में भी वही सवाल उठता है जो हमारे मन में उठ रहा है। आखिर ये अजीब सा जुलूस है क्या? इसका मतलब क्या है? और इस पहेली को सुलझाने के लिए उन्हें एक गाइड की जरूरत पड़ने वाली है। और ठीक इसी उलझन और कंफ्यूजन के बीच एक आकृति सामने आती है, एक गाइड। पर यकीन मानिए, जब आपको पता चलेगा कि ये कौन है तो आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन ये आकृति पहली बार में साफ नहीं दिखती। कवि को पहले तो लगता है कि ये किसी पेड़ की कोई पुरानी मुड़ी तुड़ी जड़ है, कुछ वैसा जो कभी प्रकृति का हिस्सा था लेकिन अब पूरी तरह टूट चुका है, विकृत हो चुका है। और फिर उन्हें एहसास होता है ये कोई जड़ नहीं, ये तो एक टूटा हुआ इंसान है। ये कोई और नहीं बल्कि महान और उतने ही विवादास्पद दार्शनिक जीन जैक्स रूसो का भूत है। और यहीं पर इस कविता की सबसे बड़ी विडंबना छिपी है। जो गाइड इस जुलूस का राज समझाने आया है वो खुद ही इसका शिकार है। तो ये जीन जैक्स रूसो थे कौन? असल में वो 18वीं सदी के एक बहुत मशहूर दार्शनिक थे जो आजादी के बहुत बड़े पैरोकार थे। शेली खुद उनसे बहुत प्रभावित थे, लेकिन साथ ही उनकी कुछ बातों से सहमत भी नहीं थे। इसलिए कविता में रूसो का होना बहुत बड़ी बात है। वो एक ही साथ जीवन के शिकार भी हैं और उसे समझने वाले गाइड भी। और यही विरोधाभास, यही कॉन्ट्राडिक्शन इस पूरी कविता का दिल है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम रूसो की कहानी सुने, ये समझना जरूरी है कि शेली ने पूरा दर्शन आखिर बनाया कैसे। हमें उस साहित्यिक डीएनए को देखना होगा जिससे ये कविता बनी है, क्योंकि सच तो यही है, कोई भी महान रचना यूं ही हवा में नहीं बन जाती। शेली की प्रेरणा के दो बड़े सोर्स थे, इटली के दो महारथी दांते और पेट्रार्क। दांते की डिवाइन कॉमेडी से, जिसमें नरक और स्वर्ग की एक लंबी यात्रा है, शेली ने एक गाइड के साथ ऐसी ही एक आध्यात्मिक यात्रा का आइडिया लिया। और पेट्रार्क की कविताओं ट्रायम्फी से उन्होंने एक विजयी रथ और कैदियों के साथ एक बड़े जुलूस का पूरा ढांचा उधार लिया। तो देखिए, शेली ने किया क्या? उन्होंने दांते से गाइड का कॉन्सेप्ट लिया और पेट्रार्क से विजयी रथ का। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, जहां पेट्रार्क की जीत जश्न जैसी थी, वहीं शेली की जीत बेरहम और विनाशकारी है। ये कोई नकल नहीं थी, ये एक शानदार और सच कहूं तो एक डरावना रीमिक्स था। ठीक है, तो अब जब हमारे पास ये ब्लूप्रिंट है तो चलिए वापस रूसो के पास चलते हैं और इस जुलूस का असली मतलब समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक परेड नहीं है, ये जीत और उससे भी ज्यादा हार के प्रतीकों से भरी हुई है। इस पूरी कविता में सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक है रोशनी। लेकिन यहां दो तरह की रोशनी है जो एक दूसरे से टकरा रही हैं। एक तरफ है प्रकृति की, सूरज की, वो शुद्ध जीवन देने वाली रोशनी, और दूसरी तरफ है उस रथ की चकाचौंध करने वाली बर्फीली ठंडी चमक जो सूरज पर भी हावी हो जाती है। यही चमक जिंदगी की विनाशकारी ताकत का प्रतीक है। और इस विनाशकारी ताकत का शिकार कौन कौन है? रूसो एक एक करके नाम गिनाते हैं। इतिहास के सबसे बड़े नाम: नेपोलियन, सिकंदर महान,
फ्रांसिस बेकन, बड़े बड़े कवि, दार्शनिक, शासक, यहां तक कि पोप भी, कोई नहीं बचा है। सब के सब इस रथ के कैदी हैं। संदेश बिल्कुल साफ है, दुनिया की कोई भी ताकत उस अंधी दौड़ को नहीं जीत सकती जिसे हम जीवन कहते हैं। तो फिर रूसो खुद इस जाल में कैसे फंस गए? देखिए, वो किसी बाहरी ताकत को दोष नहीं देते। वो कहते हैं, मैं तो बस अपने ही दिल से हार गया। मतलब उनकी अपनी भावनाएं, उनकी अपनी इच्छाएं ही उनकी हार का कारण बनी। और यही तो रोमांटिसिज्म का मूल विचार था, है ना, कि इंसान की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा खुद से होती है। और इसी के साथ हम कविता के सबसे मशहूर और सबसे दुखद पहलू पर आते हैं, इसका अधूरा अंत। ये कविता बस अचानक रुक जाती है और यही बात इसे और भी ज्यादा अशक्तिशाली बना देती है। कविता सचमुच एक वाक्य के बीच में ही खत्म हो जाती है। वजह, इसे पूरा करने से पहले ही शेली एक नाव दुर्घटना में डूब गए। जरा इस विडंबना के बारे में सोचिए। जो कवि जीवन की जीत के बारे में लिख रहा था, वो खुद जीवन से हार गया। इस अधूरेपन की वजह से कविता का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। पांडुलिपि खत्म होने से ठीक पहले ये सब कुछ देखने और समझने की कोशिश करने के बाद कवि अपने उस भूतिया गाइड रूसो की तरफ मुड़ता है और वो आखिरी सवाल पूछता है। वो एक सवाल जिसके लिए शायद ये पूरी कविता लिखी गई थी। तो फिर जिंदगी क्या है? और बस इसी सवाल पर बिना किसी जवाब के कविता खत्म हो जाती है। शैली हमें कोई आसान जवाब नहीं देते, वो ये बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल हमारे लिए छोड़ जाते हैं ताकि हम खुद सोचें। ये जो अंधी, शक्तिशाली और विनाशकारी दौड़ है जिसे हम जिंदगी कहते हैं, आखिर इसका मतलब क्या है?